पिछले दिन सभी को नमस्ते। पिछले दिन हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म किए थे और आज छोटे छोटे टॉपिक जो भी हैं वो सब हम लोग धीरे धीरे खत्म कर डालेंगे और अगले दिन से आपका ना फुल लेंथ का सवाल शुरू करेंगे अगले दिन से। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, एक्चुअली 2-3 टॉपिक एक साथ समझा देंगे तो इसलिए थोड़ा सा लंबा है। धैर्य के साथ सुनिए, इजी है, आज वो का क्लास भी बहुत इजी है। पिछले दिन में अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, किसी का कोई डाउट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में तो पूछ लो। अगर डाउट है भी ना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जब फुल लेंथ का सवाल शुरू करेंगे तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हर सम्स में ही आएगा, तो वहां भी हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे। शुरू करें? हाँ, देखो अभी आपको जो शीट दिया गया है ध्यान से देखिए। अभी जो आपको शीट दिया गया है उसमें आज का टॉपिक हम लोगों का है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। ये 4 टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है और बहुत इजी है, इसमें कोई होमवर्क नहीं होगा। क्लास में जो जो हम लोग सीखेंगे सीख लेंगे और उसके बाद में कोई होमवर्क इसका है नहीं। तो कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? रीवैल्यूएशन से शुरू करें? चारों टॉपिक पढ़ना है आज, जहां से आप बोलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। एक एक टॉपिक बोलो। रीवैल्यूएशन शुरू करें? रीवैल्यूएशन से देखो, पिछले दिन रीवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात बताया गया था। कहा गया था कि जब नया पार्टनर आता है तो वो उसके आने के पहले पुराने पार्टनर अपने सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी का रीअसेस रीवैल्यूएशन करते हैं। क्यों? हो सकता है कि जब हमने ये धंधा शुरू किया था तो मेरा एसेट्स लायबिलिटी जब हमने खरीदा था उसकी वैल्यू उस साल जितनी थी अब उससे ज्यादा या कम हो जाती है। अगर कुछ किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो वो जो फायदा है वो फायदा पुराने पार्टनरों का होता है, इसलिए वो फायदा पुराने पार्टनर बांट लेना चाहते हैं। और अगर कोई लॉस हुआ है तो नया पार्टनर कहेगा भैया ये तुम्हारा पुराने बिजनेस का लॉस है, हमसे क्यों इसका पैसा ले रहे हो, बैठ जाओ फटाफट, हमसे क्यों ले रहे हो। तो इसलिए जो भी पुराना एसेट्स या लायबिलिटी का वैल्यूएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट के नाम से भी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और एक बात बताया था कि ये एक नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट है, यानी इसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट है और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस है। जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे हक किसका है? बोलो, किसका हक है? पुराने पार्टनरों का। तो यहाँ जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका हक किसको चला, उसको बंटवारा किसमें होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा? पुराने पार्टनरों में। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान में रखना है। ये रीवैल्यूएशन में पिछले दिन थोड़ा आइडिया दिया था, आज आपके शीट में भी पूरा ब्यौरा लिखा है। जो हमने पिछले दिन थोड़ा थोड़ा बताया था वो तो ऐसे ही फर्जी बता दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। तो एक पेन मेरे को या पेंसिल पकड़ाओ तो फिर हम इसको पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं। पेंसिल पकड़ाओ ना मेरा भाई, दो। हाँ भाई ठीक है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिख रहा है व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर, यहीं से शुरुआत है, ध्यान से सुनो। शीट अभी मिल जाएगा, जिनके पास शीट मिल गया अगल बगल शेयर कर लो थोड़ा सा, या फोन में देख लो, फोन में तो दिया ही हुआ है। व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कभी भी हम नए मित्र को जोड़ते हैं तो फोन रोटेट कर लो। क्या सौरभ, फोन रोटेट कर लो, तुमको पूरा अच्छे से दिखेगा। हाँ, whenever a new partner is admitted it becomes necessary to revalue the asset and liability of the firm to their true and fair values। ये पिछले दिन बताया था ना कि वैल्यूएशन हम करते कैसे हैं, तो ये बताया था ना कि वैल्यूअर लोग करते हैं। बताया था कि कुछ लोग होते हैं जिसकी पढ़ाई करते हैं, एफएम, हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं, वो लोग वैल्यूअर बनते हैं, उनसे हम अपना वैल्यूएशन करवाते हैं। ठीक है? दिस इज डन बिकॉज with the passes of time the value of certain asset might have been increased, increased while the value of certain assets might have decreased। समय के समय बीतने के साथ साथ हमारे बिजनेस में जो भी संपत्ति है उसका वैल्यू या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। Thus, actual values of various assets and liabilities may be different from the values stated in the balance sheet। हम अपने बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखा रखे हैं, हमने कहा था ना कि भाई ये भी बताया था कि हम अपने बैलेंस शीट में भले ही मशीनरी दिखा रहे हैं कि मेरा 1 लाख का है, लेकिन हकीकत में वो 1 लाख का बुक्स में है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है। ओरिजिनली अगर बेचने चाहे तो 1 लाख का थोड़े ना मिल जाता है, उससे कम मिलता है या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉर शुड बी बेनिफिटेड बाय द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स के वैल्यू बढ़ने से भी जो लाभ होता है वो भी नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, और किसी तरह का अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी नए पार्टनर को नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है ना? आगे कहता है
अब यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रखा है, तुम लोग अंडरलाइन करता नहीं है इसलिए हम ही कर दिए। क्या करते? दस द इंटायर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओपीएसआर। कहता है कि इससे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर लोग ही क्या करेंगे, बांट लेते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये ध्यान से सुनना, इसमें नए पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नया पार्टनर, बैठ जाओ, नया पार्टनर आने से पहले ये काम हो रहा है, तो नए पार्टनर में एनपीएसआर का कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उसमें एनपीएसआर में करें या ओपीएसआर, कोई लॉजिक ही नहीं है। अभी नया पार्टनर आया ही नहीं है, वो कह रहा है मेरे आने के पहले आप लोग अपना अपना वैल्यूएशन कर लो, जो नुकसान होता है वो भी तुम बांट लो, जो नफा होता है वो भी तुम बांट लो। इसके बाद में यहाँ पे खत्म हुआ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में रीवैल्यूएशन लिखा है, एक ही व्यक्ति है, दो नाम है, जैसे किसका, रौनक का नाम यहाँ पे रौनक है स्कूल में और घर में छोटू है, तो दो नाम है, ऐसे ही है ना? बोल रहे हाँ, आपको क्यों बता रहे हैं। चलो, तो समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रखा गया है तो घबराना नहीं है कि ये क्या नया चीज आ गया, ठीक है। दिस अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर, ये बताया ना, नॉमिनल नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्या डिनोट करेगा? प्रॉफिट। और अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो क्या डिनोट करेगा? लॉस, ठीक है। तो देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। जब कभी भी आपको किसी भी चीज के रीवैल्यूएशन करने से लॉस होगा तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे मान लो एक फर्नीचर है, 50,000 का फर्नीचर है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? उसका वैल्यू आ जा रहा है 30,000, तो 20,000 का क्या हुआ? फायदा है नुकसान? नुकसान। तो ये रीवैल्यूएशन में कहा जाएगा? डेबिट में। जर्नल एंट्री उस दिन भी बताया था, नीचे लिखा भी है, ध्यान से देखिए। और अगर किसी भी चीज करने से आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, किसी भी चीज के करने से अगर आपको प्रॉफिट होती है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब आगे सुनो, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीवैल्यूएशन। सबसे पहले बोला डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। बोलो जनरल एंट्री क्या बनेगी बिना देखे? वैल्यू ऑफ एसेट्स गिर गया, फायदा या नुकसान? तुम्हारे एसेट का वैल्यू आज गिर गया, जितना बुक्स में दिखा रहा है उससे कम दिखा दिया, कितना? फायदा या नुकसान? नुकसान। तो नुकसान हो गया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये नहीं बनेगा? एसेट की वैल्यू कम करनी है, एसेट का नेचर क्या होता है? एसेट का नेचर डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, और लॉस है तो रीवैल्यूएशन में सारा लॉस जाएगा। तो यहाँ लिखा भी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बीइंग लगाना छोड़ दिया हमने, अब बड़े हो गए आप लोग। दूसरा नंबर ट्रांजैक्शन देखो, फॉर इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा, क्या जनरल एंट्री बनेगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। आगे देखो तीसरा एंट्री इस दाएं तरफ में, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, फायदा है नुकसान? कर्जा मेरे ऊपर बढ़ गया, फायदा है नुकसान? नुकसान। एंट्री क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। कैसे कम हो जाएगा लाइबिलिटी? मान लो बहुत सारे हमारे क्रेडिटर हैं और उनमें किसी एक क्रेडिटर को हम खोज के नहीं पा रहे हैं कि पैसा देना चाहते हैं लेकिन पा ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? वो मेरा फायदा हो जाएगा। तो अगर लाइबिलिटी घट जाता है तो क्या होता है? फायदा हो जाएगा। क्रेडिटर रिटेन ऑफ, जैसे डेटर को रिटेन ऑफ करते हो, रिड्यूस करते हो, घटाते हो, तो वैसे क्रेडिटर रिटेन ऑफ होगा। तो क्रेडिटर रिटेन ऑफ होने का क्या मतलब है? कि फायदा हो गया। डेटर को रिटेन ऑफ करने का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। ऐसे ही है। तो अगर ये चार चीजें लिखी, और भी चीजें हो सकती है। पिछले दिन बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट है जो हमारे फर्म में तो है लेकिन उसको बुक्स में नहीं दिखाया है, तो आज दिखाना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी बताया था? ये वाला याद है? कौन सी पॉलिसी होती है मौसम? किस पॉलिसी के कारण? अरे भाई एक टाइप, हमने 2018 में एक टाइपराइटर खरीदा था, ठीक है ना। अच्छा छोड़ो टाइपराइटर, अपने कोचिंग का समझ लो। पिछले 2 साल पहले एक हम लोगों को वो खरीदा गया था, प्रिंटर। क्या होता है उसको? लेजर प्रिंटर बोलते हैं, खिच 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 करता है, क्या होता है उसको? क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स, है ना। वो डॉट मैट्रिक्स है केस है। वो प्रिंटर हमने रखा था, कितने खरीदा था? 22,000 रुपए का। और वो कुछ दिन चला, बेकार हो गया। वो अभी भी पड़ा हुआ है स्टोर रूम में, वैल्यू में तो नहीं है, लेकिन अगर उसको आज बेचने जाएंगे तो कम से कम 2-4-5 हजार का तो मिल ही जाएगा। तो वह एक एसेट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया गया, लेकिन नया पार्टनर आने के पहले हम उसको दिखाना चाहते हैं। ये क्यों? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्यों दिखाना चाहते हैं? तो पिछले दिन बताया था, एक तो होता है फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी, बताया था कि नहीं?
याद है कि हम लोग जब कोई भी धंधा पानी करते हैं तो अपने एसेट और लाइबिलिटी को पूरा दिखाते हैं, तो कि आने के बाद वो जब पार्टनर नया आएगा और आके कहे ये वाला जो रखा हुआ है ये बेकार है, इसको बेचिए, तो बेचते ही तो हमको तकलीफ हो जाएगी, भाई बिकेगा तो 5,000 मिलेगा, उस 5,000 में तो हमको और विजय सर को मिलना चाहिए था, तो अमर सर कह रहे हैं बेचो, नए पार्टनर है, तो इसमें उनको भी फायदा चाहिए होगा। इसलिए एक पॉलिसी है, देखिए एक पॉलिसी है, इसका नाम क्या है, फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी, या नहीं फुल, हाँ फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमें अपने सारे एसेट और लाइबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहिए। और एक चीज और पढ़ाया था, आपको याद है 11 में, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं पीछे का, लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट पे आगे प्रश्न बनेंगे आपके फाउंडेशन में, एग्जाम में प्रश्न बनता है। एक था मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जिस चीज को मेटरलाइज कर सकते हैं, जिस चीज का वैल्यू कर सकते हैं, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था एक, तो कि भाई मेरा वो है क्या नाम है, एक दोनों बताते हैं, दोनों। एक मेरा कोई स्टाफ है जो बहुत अच्छा काम करता है, जिसके काम करने की वजह से हमें बड़ा लाभ होता है, अब वो छोड़ के चला गया तो हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान में कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा पाएंगे। अकाउंटेंट या मालिक जो भी है, जो भी उसका फर्म का मालिक है, वो बुक, ये हो गया तुम्हारा मनी मेजरमेंट, जिस चीज को मनी में मेजर कर सकते हैं उसको हम दिखाते हैं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। एक होता है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जिस चीज को मटेरियल समझता है, मतलब जिसको दिखाना ठीक समझता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, और जिस चीज को दिखाना ठीक नहीं समझता है उसको नहीं दिखाया जाता है। जैसे हम बात, किसी इतने सारे बैलेंस शीट आप लोग देखें, क्या किसी बैलेंस शीट में देखा है कि कैलकुलेटर लिखा हो, एसेट में नहीं लिखा होता, होता तो सबके पास है, सब तो पैसा दे के खरीद के, और कैलकुलेटर एक खरीदो तो 4-5 साल तो मिनिमम चलता ही है, तो क्यों नहीं दिखाया जाता है वहां पे? क्योंकि वो 100-200 रुपए की चीज है, उसको दिखाना मटेरियल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है कि भाई किसी का प्रॉफिट लॉस पे बड़ा इफेक्ट आ जाएगा कि यार आपने कैलकुलेटर नहीं दिखाया है। तो अकाउंटेंट या फर्म जो चीज समझता है कि ये मटेरियलिटी है, इसको दिखाना चाहिए, उसको दिखाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे 11 में। अभी रीवैल्यूएशन में भी ये सब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या जरूरत है भैया अनरिकॉर्डेड एसेट आप क्यों दिखाना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, अभिषेक बताओ। पुराना घटिया एसेट्स कूड़े में पड़ा था, उसको आज दिखाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं, क्या लॉजिक है? अभी बताया ना, क्या लॉजिक है? फुल डिस्क्लोजर। अच्छा ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई अगर एसेट्स ऐसा दिखाएंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? एसेट जिंदा हो गया, कोई एसेट था नहीं, एक एसेट आया है, तो क्या एंट्री बने, फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान, फायदा, तो क्या क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यानी रीवैल्यूएशन में अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पिछले दिन मजाक में कहा था कि हम लोग नीचे कचौड़ी खाते हैं और कचौड़ी वाले क्या 300 रुपए बाकी हो गए, नया पार्टनर आएगा तो ये दिखाना पड़ेगा ना भाई ये कचौड़ी का पैसा बकाया है। ये तो मजाक है, कोई भी फर्म का कोई भी बिल है, हमने अभी इलेक्ट्रिक बनवाया था, इलेक्ट्रिक को ऊपर नीचे करवाया, चमकता था बोर्ड, थोड़ा ऊपर करवाया, तो 200 रुपए उसका रिपेयर का बिल बाकी है, तो ये तो लाइबिलिटी है 200 रुपए का, मान लो ये 200 है और अनरिकॉर्डेड है, तो इसको हमें फर्म में क्या दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ जाएगा। रीजन वही है, क्या चीज, फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये अब देखिए नीचे आपको लिखा है ऑन, ये समझ में आया, चारों एंट्री हमने 4 ही लिखा है, और 4 ही लिखा है इसलिए क्योंकि 4 में सब आ जाएंगे। जब भी आपको फायदा होगा एसेट बढ़ना या घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना घटना। इसके अलावा एक दो चीज और आती है, जब नया प्रोविजन बनाते हैं तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान, बोलो? कोई बैड डेट का हमको डर लग रहा है, उसके लिए हम प्रॉफिट से निकाल के कुछ पैसा रखते हैं, नया प्रोविजन बनाते हैं तो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व आपको बनाना है। और अगर पुराना पड़ा हुआ है मेरे पास और जरूरत नहीं है, उसको कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, उल्टा एंट्री करेंगे, क्या लिख, ठीक है। चले आगे। तो ये नीचे देखो एक फॉर्मेट बना के हमने दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटायर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इन चारों चीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक पीएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा या तो डेबिट साइड ज्यादा आएगा। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो नो वैल्यूएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ करना ही नहीं आगे, फिर बैलेंस करके छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे अगर वैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस आता है तो 2 एंट्री बनेगी, एक देखो यहाँ पे लिखा है ए नंबर,
व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट दिखाएगा तो क्या करना है हमें, उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनरों में किस रेशियो में बटेगा रितेश? प्रॉफिट जो हुआ रीवैल्यूएशन करने से वो प्रॉफिट किस में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? पुराने पार्टनरों में। और किस रेशियो में? पुराने रेशियो में, क्योंकि उन लोगों का पुराना लेना देना जो है इसमें पुराने रहेंगे। आगे दाएं तरफ देखो, above entry is reversed, उल्टा कर देते हैं। व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, अगर लॉस दिखाता है तो उनके कैपिटल से हम काट लेते हैं। जनरेटरी क्या बनेगी आपका? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, जितने पार्टनर रहेंगे सब में से उनके ओपीएसआर में कट जाएगा। ओके, इतना दूर समझ में आ गया? नीचे एक छोटा सा आपको फॉर्मेट बना के दिया है और इसको आप फटाफट से देख लीजिए। देखो, एक तरफ लिखा है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, दिख रहा है? तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट मतलब ये क्या हो गया, मेरा फायदा कि नुकसान? एसेट की वैल्यू का गिरना। तो ये पिछले दिन भी बताया था और ये शीट में अभी भी बता दिया। ये शीट आप वहां लिंक से डाउनलोड कर लेना जिनको को नहीं मिला है। तो यहाँ से ये टोटल लगा के बांट देंगे, तो फॉर्मेट हमको समझाने की आवश्यकता है नहीं। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आप जर्नल एंट्री बताएंगे और जर्नल एंट्री बताने के बाद ये हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और मान लेते हैं कि दो पार्टनर होंगे, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इक्वल इक्वल बांट के खत्म करेंगे। बांटना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मेरा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। हमको लगता है हम ना ऑनलाइन कभी कभी अपना क्लास देखते हैं, हमको लगता है हम पढ़ा नहीं पाते। भाई साहब अनअकैडमी वाले लोग पढ़ा रहे हैं, क्या बेटा बेटा करके पढ़ाते रहते हैं। हाँ बेटा लाइक कर दो, क्या कर दो, वो हमसे होगा नहीं कभी जिंदगी में। वह हाँ बेटा हाँ बेटा, हम बोले भाई साहब इतना बेटा बोलेंगे मार के गिरा देगा हमको सब बाहर। हम बेटा हैं, सब दोस्तों हैं, दोस्त लोग हैं अनअकैडमी वाले, पीडब्ल्यू वाले। सब लाइव स्ट्रीम होता है, नहीं रिकॉर्डेड क्लास में भी देख रहे हैं, फिर भी लाइव क्लास हम भी लेते हैं, उसमें बोल रहे हैं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बस बस तुम लोग एकदम लाइक करते रहो भाई, ये हमसे कभी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं, शांति सुनो देखो, और कुछ नहीं करना। प्लीज कह रहा है एक बार लाइक कर दो, ठीक है भाई लाइक कर दो। अच्छा एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में अच्छा टू और बाई का एक इसमें लैंग्वेज आता है, टू और बाई का, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टू और बाई का आएगा वैसे तो आप एक एक जर्नल एंट्री मेरे को बताते चलो थोड़ा सा फटाफट से। इधर थोड़ा ओए कैमरामैन इधर घुमा दो, हमारा मजाक उड़ाता है ये लोग। चलो एक एग्जाम्पल वाला सवाल कर लेते हैं, और केवल इसमें ज्यादा सवाल है नहीं क्योंकि इसका प्रैक्टिस अब हम लोग फुल लेंथ का सम करेंगे तो वहां आएगा, तो बस सिखाना था एक टॉपिक इसलिए बता रहे हैं। बताओ जी, स्टॉक इज अंडर, सोच के बोलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ध्यान से सुनना और ध्यान से जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा, क्योंकि इसलिए हमने आंसर हटा दिया इसका। आपको सोच समझ के जवाब देना है, हड़बड़ हड़बड़ जवाब नहीं देना है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, और स्टॉक में हमारे बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा रहा है 54,000 का। सबसे पहले ये बताओ कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ा या घटा, पहले ये बताइए। घटा दिखा रहा है, ओरिजिन 54,000 रुपया बुक में दिखा रहा है और वो 10% कम है, तो क्या करना होगा, इसको ठीक कैसे करेंगे? बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी बोलो? स्टॉक की वैल्यू 10% कम दिखाया गया और बुक में 54,000 का दिख रहा है, आज उसको करेक्ट वैल्यू कितनी आएगी ये भी निकालना है। बढ़ा या घटा, भाई बढ़ाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू तो ज्यादा है। वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू को हमने 10% कम करके दिखाया हुआ है और अभी हम 54,000 का दिखा रहे हैं, तो कितना बढ़ाने से वो ठीक हो जाएगा बताइए, बुद्धि लगाइए अपना अपना। हाँ कितना हो जाएगा? 5,400। ठीक है, मौसम कितना आएगा? 5,400। सारे लोग एकदम बुद्धू हैं, इसीलिए हमने कहा कि बुद्धि नहीं लगाते। बार बार देखो भाई, आप लोग बड़े होकर के मुनीम जी बनने वाले, आपके नाक के नीचे से कोई 1 रुपया भी लेके जाएगा तो पिटाई हो जाएगी। कैसे कैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे? कह रहा है 10% कम वैल्यू है, ठीक है, और अभी बुक में 54 दिख रहा है, यानी ये जो 54,000 रुपया आपको 54,000 जो दिख रहा है ये कितना परसेंट है? तो ओरिजिनल 100% की वैल्यू कितने हो जाएगी? 60,000, यानी बढ़ेगा कितना? जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो इसलिए ध्यान से जवाब दिया करिए। हाँ भाव में मत बह, भाव में बह जाता है। क्या है? 10% और वैल्यू दिख रहा है तो सीधा 10% लगाओ, 5,400। हाँ हाँ, एसेट का वैल्यू इन्होंने कम करके रखा हुआ था, आज हमने ठीक किया। तो ठीक कैसे कर दिया भाई? उसकी वैल्यू को बढ़ा के ठीक करेंगे। जनरल एंट्री बनाओ। आदित्य क्या बनेगा जनरल एंट्री? बोलो बोलो।
हाँ, एसेट क्या है? स्टॉक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन कैसे? अब तुम जाके उसमें अपना दाढ़ी खुजाते रहो, हमको नहीं पता कैसे, नालायक कहीं का। कैसे? अभी तो बताया कि 54,000 है और 10% कम वैल्यू दिखा रखा है, यानी जो वैल्यू दिखा रखा है वो 90% है। तो 90 से डिवाइड दिया, 100% ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू 60,000 है और तुमने बुक में 54 दिखा रखा है, तो 6,000 और दिखा दोगे तो राइट हो जाएगा। दिशा तुमको समझ में आया है? बोली दिशा बिगड़ गया मेरा। किस दिशा में जा रही हो? इस दिशा में आओ। बोलो दिशा समझ में आया भाई? हाँ, नहीं समझी? ध्यान रखना, वहां पे लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, करना नहीं है। स्टॉक टू भी लिखा होता है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड, तब उसको करना होता, तब उसी का 10% निकाल दे। यहां लिख रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। ओरिजिनल बुक में दिखाया गया 54,000 और 10% कम दिखाया है। इसका सीधा मतलब है कि जो वैल्यू दिख रही है वो 90% है। यही तो सिखाते हैं, न्यूमरेटर जो रहता है डिनोमिनेटर वही लिखते हैं। तो 54,000 वैल्यू में, परसेंटेज में 90 है, और हमें ओरिजिनल वैल्यू जानी है, तो 100 से गुणा किया तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होना चाहिए? 60। और बुक में कितना दिखा रखा है? बोलो, बुक्स में कितना दिखा रखा है? 54। तो 6,000 और बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा ना। समझ में आया? आगे सुनो, अगला क्वेश्चन लिख रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ा रखा है और यहाँ पे 66,000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। ध्यान से सुनो, हाँ साथ में वर्किंग भी करते चल रहे हैं। 110%, 10% बढ़ा हुआ वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमें कितना निकालना है? 100%, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है? 60,000। 60,000 की चीज 66,000 में लिखा रखा है। बोलो इसकी जनरेटरी क्या बनेगी? बोलो, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हाथ में साथ साथ लिखते चलो मेरे भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितने रुपए का? 6,000 रुपए। चलो जी, हम खाली अभी सिखा रहे हैं कि अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहे, अभी आप पहले जर्नल सीखिए अच्छे से। स्टॉक अकाउंट तो आप चुटकी में बना लेंगे। नंबर 3, हाथों हाथ लिखते चलेंगे। नंबर 3, 2 हो गया? 2 तक हो गया तो बताना। हाँ जी, 2 तक हो गया। आगे चलो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ध्यान से सुनो, लैंग्वेज को ध्यान से सुनना और बताना कि क्या है, केवल इसमें लैंग्वेज का ही फर्क है। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाकर 5 लाख करना है। अभी कितनी वैल्यू है? 4 लाख। कितना बढ़ाना पड़ेगा? और अगर लिखा होता नीचे, अच्छा चलो यही वाला बताओ, 2 का मतलब होता है बढ़कर इतना हो गया। जैसे मेरा फीस, अभी आप लोगों का फीस बड़ा कम है, हाँ नहीं ऑनलाइन नहीं बताएंगे मान लो 1,000 रुपया फीस है, उतना है भी नहीं, तो 1,000 रुपया है, उसको हम बोले कि आपका फीस बढ़ाकर 1,500 हो गया, तो लैंग्वेज क्या होगा? योर फीस इज इंक्रीज टू 1,500। इंक्रीज टू मतलब बढ़कर इतना हो गया। और अगर हम ये बोले कि योर फीस इज इंक्रीज्ड बाई 1,500, तब आपका नया फीस 2,500 हो जाएगा। तो बाई और 2 का लैंग्वेज समझेगा। यहाँ पे लिख रहा है स्टॉक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बढ़ाकर 5 लाख कर दीजिए। अभी कितनी वैल्यू है? तो एंट्री कितने की करनी होगी? 1 लाख रुपए की। जनरेटरी बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है ना, तो एसेट को बढ़ाना है तो बढ़ाओ। लैंड एंड मौसम क्या हुआ, तुमको नहीं आ रहा है क्या? बोल नहीं रही हो? हमको लगता है ना मौसम लास्ट में बोल दिया, हम सर पढ़े थे तो खाली बैठे थे आगे, अब हमसे फीस क्यों लेना चाहते हैं? बोला करो, हमको भी लगे कि हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, इधर दिखा देना भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपया का यहाँ एंट्री होगा। बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें लैंग्वेज है और आपको समझना होगा, नया पुराना समझना पड़ेगा। नंबर 4 आ जाए, नंबर 4 आ जाए। चलो जी, नंबर 4, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 5 लाख। जनरेटरी बताइए। जनरेटरी तो यही होगा, अमाउंट बताओ कितना होगा? मौसम कितना होगा अमाउंट? हाँ 9 लाख नहीं बढ़, अच्छा ये भी दिमाग में किसी किसी के आ जाता है, इसे मौसम क्या आ गया तो तुम लोगों के दिमाग में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर वो बोलता है कि मेरे पास बुक में 4 लाख का बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग है और बोल रहा है इंक्रीज्ड बाई 5 लाख, तो नया वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 लाख। लेकिन हमें एंट्री कितने से पास करनी है? केवल 5 लाख की। अगर 9 लाख से बढ़ा दिया तो पहले से 4 लाख है, 9 लाख और बढ़ाओगे तो 13 लाख हो जाएगा।
हम नया वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। नया वैल्यू हम तब पूछेंगे जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, जब पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, नया बैलेंस शीट बनाएंगे, तब हम पूछेंगे कि नई वैल्यू कितनी हो गई। अभी खाली आपको ये देखना है कितने से बढ़ा है और कितने से घटा है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? 4 नंबर एंट्री रौनक क्या बनेगा? लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस दोनों में हम लोगों ने क्या सीखा अर्पिता? इस दोनों में हमने क्या सीखा है? इस दोनों में हमने टू और बाई का लैंग्वेज सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। बोलो सही समझाए कि गलत? 5 लाख रुपया से इसमें बढ़ेगा। खाली एक टू और बाई के होने वजह से कितना डिफरेंस आया? पहले में केवल 2 बोला था, बढ़कर 5 लाख हो गया। तो 4 लाख की वैल्यू थी, कितना से बढ़ाया? 1 लाख से। लेकिन अभी कह रहा है 5 लाख से बढ़ गया, है ना? तो ये आपकी एंट्री बनेगी। एंट्री तो वही है, अमाउंट 5 लाख हो जाएगा, यानी नई वैल्यू यहां पर 5 लाख होगी और यहाँ पे 9 लाख हो जाएगा, जो भी मौसम बोली थी। याद रखना जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो जितने से अमाउंट बढ़ेगा घटेगा उसकी एंट्री करनी है, नए वैल्यू से एंट्री नहीं करनी है। रीवैल्यू का मतलब होता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनके आज के वैल्यूएशन करने पे कितना फायदा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे चलो। डेटर, ध्यान से सुनना और जवाब देना। अब यहां से आपकी बुद्धि काम करेगी ना। 11 आ गया, फिर से 11 वाले चीज। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। लास्ट ईयर एक डेटर का नाम हमने हटा दिया था, ठीक है, बैड डेट कर दिया था। इसका मतलब उसका नाम हमारे बुक्स में अब है नहीं। ठीक है मोहित, आज वो कह रहा है बाबू 3,000 रुपये आप ले लीजिए और फिर से हमारे साथ धंधा शुरू करिए। हमने कहा ठीक है। तो 40,000 पाते थे, मिल 30,000 रहा है, तो हम 40,000 की एंट्री करें या 30 की करें? 30 की, जितना मिलता है उसकी एंट्री करते हैं। या इसको क्या कहते हैं हमको भूल गया है, थोड़ा बताओ। बैड डेट रिकवरी कहते हैं। तो बैड डेट रिकवरी हो रही है, जनरल एंट्री बताइए आप क्या बनेगी? कितना नंबर एंट्री हो गया? ये 5 नंबर। बताओ भाई कौन बताएगा? अभिषेक बताओ। बहुत अच्छे, कैश गायब हो गया। कैश मिला तुमको 30,000, कैश गायब हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, बैड डेट रिकवरी। पहले तो रिकवर करो ना। तुमको क्या पता है मालूम है क्या गलती हुआ तुमसे? तुमको लगा कि एक एंट्री करनी है तो उसी में सही कर दो। कैश मिल रहा है, कैश नहीं लोगे? कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, उस डेटर का नाम नहीं लिखेंगे और एंट्री हो गई बैड डेट रिकवरी। अब ये बैड डेट रिकवरी कहां ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में। फायदा हो गया हमारा। क्या एंट्री बनेगी बताओ? हाँ, अब इसी के साथ में कंसिक्वेंस, इसी के बाद में एंट्री कर लो, मतलब इसी के बाद फॉलोड बाय दिस, ये एंट्री पास करना होगा। तो एंट्री क्या करेगी? बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कर ली मौसम एंट्री? है नहीं समझ आया? अच्छा चलो जी, 5 नंबर के बाद 6 नंबर। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछो। 5 एंट्री हमने कर ली है। 5 एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी बोलो, डाउट है? चलें आगे। आगे सुनो, अब आगे की बात कह रहा है एक ओल्ड कस्टमर, वही डेटर ही है, एक ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। एक बोल रहा है कि वो प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या करें इसका एंट्री? बोलो। प्रॉमिस कर रहा है दे देंगे भाई, हम लोग झूठ बात नहीं मानते। प्रॉमिस कर लिया है तो भाई क्या करें, उसको डेटर बढ़ा लें। डेटर बढ़ गया ना मेरा फिर से, वो कह रहा है हम देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेटर टू बैड डेट रिकवरी। हाँ तो कर लो, और क्या। फिर उसके बाद में, या फिर यूं कह लो कि भाई बैड डेट रिकवरी होने वाला है हमारा, डेटर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारा डेटर घटता है, डेटर बढ़ता है। पुराना डूबा हुआ पैसा हमको मिलेगा, 25,000 ड्यू था, 15,000 दे रहा है। इसको वही एंट्री करो, कैश की जगह डेटर लिख लो। तो एंट्री करो, क्या होगा? डेटर बढ़ा लो, डेटर अकाउंट डेबिट कितने का है लिख लेना, और बैड डेट रिकवरी। क्या प्रोविजन? प्रोविजन हमें डर का होता है, कमाई कौन सा प्रोविजन? तो प्रॉमिस किया तो क्या दिक्कत है? तुम हमसे कह रही हो कि सर हम आपको पैसा देंगे, तुम कह रही हो कि सर हम आपका पुराना 11 का जो फीस आपका ड्यू है, आप मांग मांग के थक गए हैं, हम आपको देंगे। हमने कहा ठीक है, हमने अपने मांगने वाले लिस्ट में तुम्हारा नाम लिख लिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हैं? अच्छा, इसके साथ दूसरी एंट्री ये रीवैल्यूएशन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। बैड डेट
रिकवरी, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाँ, पैसा मिलने के पहले, पैसा मिला कहाँ है अभी? अभी वो वादा किया है, ये डेटर में लिस्ट में हमने जोड़ लिया। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ड्यू एंट्री हम पास नहीं करते हैं। मान लो इस महीने तुम्हारा, सुनो मेरी बात, इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो पूछना चाहिए। इस महीने आपका, इस महीने आपने पढ़ाई की जून में, और जून का आपका फीस यहाँ का बनाए 3,000 रुपया, ठीक है, 3,000 रुपया आपका फीस बन गया है। आप घर के खर्चे के एंट्री में करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? क्यों, दिए तो हो नहीं, क्यों खर्चा एंट्री कर रहे हैं? अगर इस महीने आप खर्चा की एंट्री नहीं करेंगे तो इस महीने का खर्चा आपका 30,000 से कम, 3,000 से कम दिखाएगा, और अगले महीना आप जून और जुलाई दोनों का खर्चा जब भरेंगे तो वहां 6,000 खर्चा दिखाएंगे। दोनों महीने का अकाउंट गलत हो गया, जून का नहीं दिखाने की वजह से गलत हो गया, और जुलाई में डबल दिखाने की वजह से गलत हो गया, इसलिए ड्यू एंट्री पास कर देते हैं ना। अब कोई एसेट्स, ऐसे समझो कि आज के डेट में हम ना भाव में ज्यादा बह जाते हैं हम लोग। ये समझो कि आज हम लोग 2 पार्टनर हैं, और एक डेटर कह रहा है कि हम आप पैसा देंगे आपको, ठीक है, एक कह रहा है डेटर हम पैसा देंगे, तो वो जो नया पार्टनर आएगा वो कहेगा भाई यहां से भी तो आपको पैसा मिलेगा, आप क्यों नहीं लिख रहे, है ना? हमने कहा ठीक है, मिला तो है नहीं, बोला कल मिलेगा तो उसमें मेरा भी हक बन जाएगा। अगर कल के वो कह रहा है, वादा कर रहा है, और कल के आकर के हमको पैसा देगा तो भाई 5,000 लाएगा, वो कहेगा आप मेरा भी इसमें हिस्सा दीजिए, तो हम कह रहे हैं ये मिलने वाला है, इसलिए एसेट को बुक कर लिया आपने, एसेट को बढ़ा लिया, और मिला नहीं है अभी, लेकिन इनकम में दिखा दिया कि भाई ये मिलेगा, तो हम लोग में बढ़ गया। अब मिलेगा तो अब नॉर्मल है, क्योंकि उसके बराबर का पैसा हम रीवैल्यूएशन में डाल के बांट चुके हैं, तो बाद में 15,000 अगर हमको मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो लॉस हो जाएगा। वादा तो किया ही है ना। अब भाई अपने फेक प्रॉमिस तो यहाँ होते नहीं, झूठ तो हम लिखते नहीं अकाउंट्स में। हमने बताया था कि भाई झूठ बात को तो नहीं लिखते, या गलत चीजों को नहीं लिखते। यहाँ पे वो आदमी वादा कर रहा है, तो वादे पे तो संसार चल रहा है। तुम वादा किया कि सर हम आपका फीस देंगे, उसी वादे पे तो हम पढ़ा रहे हैं, और नहीं देगा तो अलग बात है, लेकिन विश्वास है तो पढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर के बच्चे वादा करके भाग लिए हैं, तो फोन करते हैं तो बोलता है हाँ सर बस इसी महीना में करवा देंगे, और यही बात 3 महीने से हमको घुमा रहा है। ठीक है, अच्छा बताओ, वो पैसा अगर ना भी दे तो वो फायदे में कि हम फायदे में हैं? वो फायदे में है? कभी नहीं, हम फायदे में हैं। अब कैसे फायदे में सोचना, इसको आगे सोचो। बोला हम भी नहीं देंगे, फिर पिटाई कराएगा, फिर हम भी नहीं देंगे। 7 नंबर आ जाओ। 7 नंबर में कह रहा है एक लाइबिलिटी ऑफ फॉर क्लेम। देखो एक लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, कोई क्लेम किया है, कोई एक लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर क्लेम कर दिया है, तो ऑन फॉर एक लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। एक लाइबिलिटी था जो मेरे क्रेडिटर में जुड़ा हुआ था, उसको हमने 16,000 की, 20,000 की लाइबिलिटी थी, हमने हाथ पर जोड़ा, बाबू धंधा बहुत खराब चल रहा है, 16,000 में सेटल कर लो। क्रिस खुश हो जाए, बोल रहा हूँ ऐसे ही करता है। हाँ भाई ये भी कला है, जितना अच्छा तुम ये सब कला में निपुण रहोगे उतना अच्छा। भाई धंधे में खूब मीठा बोलना है, घर में जितना गाली गलौज करना है घर में करना, धंधा में कस्टमर को कभी नहीं कुछ करना, एकदम बाबू भैया करके, अरे मालिक आप ही तो हैं, आप ही की वजह से मेरा संसार चल रहा है। तो 20,000 रुपया वो पाता था, हमने कहा कि भाई आपका जो माल भेजा गया तो खराब निकल गया, उसमें मेरा नुकसान हो गया। आप होता है ऐसा, हम किसी से माल खरीद के लाते हैं और उसमें लॉस हो जाता है तो हम सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई आपका माल खराब निकल गया, कुछ कम ले लो। तो बोला चलो ठीक है, 20,000 का 16,000 में सेटलमेंट हो गया, तो मेरा 4,000 सेटलमेंट किया। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? पहले तो आज के डेट में यहाँ पे क्या करो, लाइबिलिटी का इंक्लूडिंग सेटल्ड एट 16,000, हमने 16,000 देके सेटल किया है। सबसे पहले ये बताइए, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटी होगी पहले उसको आज के डेट में वैल्यू करो। तो 20,000 की लाइबिलिटी को तुमने आज वैल्यू किया 16,000 में, 4,000 का फायदा है नुकसान? फायदा। पहले तो एक वैल्यूएशन करो फटाफट से, क्या एंट्री बनेगी बताओ? मौसम बताओ एंट्री, आगे हम वैल्यूएशन करेंगे, क्या मौसम एंट्री बनेगा बताओ? अरे हम ही समझ रहे हैं। बोलो अच्छा क्या होगा एंट्री? क्रेडिटर को कम कर रहे हैं, है ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से कम किया हमने? 4,000, और ये मेरा फायदा हो गया, किस में चला गया? रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना? 4,000। टेढ़ा लिख दिए, ध्यान से भाई, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। रुको भाई सीधा लिख लेते हैं। तुम्हारा सीधा रहेगा इतना, लायक तुम्हें तो लाइन वाले कॉपी में लिख रहा है, हम तो सादा पे लिख रहे हैं। आगे बोलो। अब ये
अब बताओ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर कितने पे आ गया? 16,000। अब भाई 20,000 का क्लेम था उसका, हमने उसे कहा, रिक्वेस्ट की कि 16 में सेटल कर लो, मान गया, तो 4,000 वैल्यू घटा दिया। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर कितने वैल्यू पे है? 16,000। अब पेमेंट कर दो। जनरेटरी क्या बनेगी? क्रेडिटर टू, बोलो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे आपको पेमेंट करना है वैसे कर दीजिए। अच्छा, एक लोगों के दिमाग में आ रहा है सर कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्मार्टली दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, स्मार्ट एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं दोनों एंट्री ना। क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एंट्री होगी 16,000 की, ये 16,000 का। कंबाइंड एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, चलेगा। हाँ जी, आगे क्या चर्चा चलाया जाए या रुका जाए? इतने दूर में कुछ पूछना है, आगे बढ़े? बोलो तरुण जी, तुम हाँ करो तो आगे बढ़े, तो उससे मुझको डर लगता है, तुम भाई कराटे वाला आदमी है, हु हा करता है, मार के आवाज नहीं निकलता तो मुंह से आवाज निकालता है, गहरा गहरा सांस लेगा। हमको लगता है इतना आवाज हाथ चलाने से होता है, फिर हम एक दिन करीब जाके देखे तो बोलता है ओ ये लोग तो मुंह से आवाज निकालता है, और पता नहीं क्या होश, बीच बीच में होश आता रहता है, बेहोश हो जाता है, फिर कहता है होश। क्या होता है उसका मतलब? तो लड़ाई करके रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं, क्या वो तो अंग्रेजी, अच्छा जापानी गिनती भी बोलता है बीच में, चिल्ला चिल्ला के मास्टर रहेगा ना वो चिल्लाता रहता है। चलो जी, लास्ट एंट्री बताओगे? एक लास्ट एंट्री बताइए। एक कंप्यूटर हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को, बाप रे बाप, कब खरीदा भाई? 2016 में अक्टूबर को, 40,000 का, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ये तो हमने गलती कर दी, 40,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा था, एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने कर रखा है क्या चीज? ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश कर रखा है, एंट्री करेक्ट है। टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आज क्या करना होगा हमें? आज है कितना तारीख? 31 मार्च 2018, तो आज के डेट में कितनी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, पहले ये हमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जो 40,000 का आपने ऑफिस एक्सपेंसेस में कंप्यूटर खरीद रखा है और उसको आपने दिखाया है ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बोलो? तो उस साल से गलती देखो, रेक्टिफिकेशन कहां से शुरू हुआ? 16 से 17 से 18, है ना। तो सबसे पहले जो आपने ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे 40,000 रखा है उसको क्या कर दोगे? खत्म। तो कैसे खत्म होगा बताओ? आपने एंट्री कर रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और होना चाहिए था मशीनरी टू कैश। आज एंट्री कैसे बनेगी इसका, ये बताइए, क्या एंट्री बनेगा? रेक्टिफिकेशन बढ़ा रहे हैं 11 वाला। देखो 2001 अक्टूबर, ध्यान से सुनना, इसको रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2016 आपने एक मशीन खरीदा, जन एंट्री क्या बननी चाहिए थी? मशीन टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए था। और आपने लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। आज पहले रेक्टिफाई बताओ, ये 40,000 कितने का मशीन था? 40,000 का, 40,000 की मशीन थी, आपने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे लिख रखा है, तो इसका रेक्टिफाई क्या होगा? आज मशीन जिंदा हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस खत्म, तो ये रेक्टिफाई एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, बोलो ऑफिस एक्सपेंसेस, यही तो आप गलत बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? रीवैल्यूएशन। क्या हम 2016 की कॉपी को ठीक कर रहे हैं? द आंसर इज नो। हम कहां खड़े हैं? 2018 में। तो हमने कहा था जो हमारे पास में नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो कहां चले जाएंगे? पीएल एडजस्टमेंट में या रीवैल्यूएशन में। तो इतने रुपए का फायदा होता जो हमने गलती कर रखी है, तो इसको ठीक कर दिया रीवैल्यूएशन से, 40,000 रुपया का हमने फायदा दिखा दिया। और इस 40,000 पे पहली बात तो ये एक एंट्री होगी, ये एंट्री आपको ठीक है समझ में आया? आज कितना तारीख है? 31 मार्च 2018। आपकी एंट्री ठीक है, बात को समझना। आप जो कह रहे हैं मशीन टू ऑफिस एक्सपेंसेस कर दीजिए, बिल्कुल ठीक एंट्री है, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि 17 में जब हमने फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो उनके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया होगा। तो आज ये फायदा हो रहा है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालो या पीएल एडजस्टमेंट में डालो। ये तो रेक्टिफिकेशन में पढ़ के आए हो, 11 में याद आ रहा है?
कि नॉमिनल अकाउंट किस में चेंज हो जाता है, सारा नॉमिनल अकाउंट किस में चेंज होता है, पेयर एडजस्टमेंट में। याद आ रहा है? अब देखो ये कह रहे हैं कि ये मशीन, ध्यान से समझना, ये मशीन हमने यहां खरीदी थी, कितने का खरीदा था, 40,000 का, और इसको दिखा दिया था ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखाया था उसको तो ठीक कर लिया, अपने प्रॉफिट में 40,000 जोड़ दिया। और ये कह रहे हैं कि 10% के रेट से WDV में आपको डिप्रिसिएशन देना था, वो आपने नहीं दिया है, तो आज दोगे तब ठीक हो जाएगा मशीन की वैल्यू। तो बताइए कितना डिप्रिसिएशन जाएगा, इतना और इतना। 40,000 का 6%, 40,000 का 10% कितना होता है, 40,000 का 10% 4,000, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। यहाँ कितना डिप्रिसिएशन जाएगा, 2,000, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, 38,000, 3800 का कितना हो जाएगा, यहाँ 3800 रुपए जाएगा। तो 3800 और 2,000, 5,800। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये बुक्स तो क्लोज हो चुके हैं। हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, रीवैल्यूएशन में। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन की वैल्यू कितनी घटा दो आप, 5,800 से। बताओ ये आपका सवाल खत्म, और समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो, फिर इसका अकाउंट दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो एक फिर से देख लो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लो। 1 अक्टूबर 2016 और हम कहाँ खड़े हैं, ये है 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 ये कहाँ है, ये है 31 मार्च 2017। ये कौन है, 1 अप्रैल 2015, नहीं ये है 16। हमने यहां पर 1 अक्टूबर का कोई मशीन खरीदी, तो जर्नल एंट्री ये बनना चाहिए, लेकिन हमने ये एंट्री करी क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है, होमवर्क नहीं बनाते, तो इस कारण से ये एंट्री पास कर दी। आज हम यहां खड़े हैं और हमें रेक्टिफाई करने के लिए गलतियां दिख गई, तो ये करेक्ट एंट्री था, ये रॉन्ग था, इसको रेक्टिफाई करेंगे। कैश वाला पार्ट तो ठीक ही रहता है, हमें मशीन जिंदा करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो झूठ मूठ का खर्चा दिखा रखा था उसको कम कर दिया, तो ये प्रॉफिट हो गया मेरा। जो खर्चे दिखा रखे थे उसको कैंसिल किया, प्रॉफिट किया, और जो मशीन था वो जिंदा कर लिया। लेकिन ये एक एंट्री तो हो गई, राइट हो गया, रिवैल्यूएशन में 40,000 चला गया प्रॉफिट में, लेकिन वो कह रहा है ये जो आपकी मशीन आपने कंप्यूटर खरीद रखा है इस पे आपको 10% का WDV से क्या देना था, डेप्रीशिएशन देना है। तो भाई इस साल में 6 महीना दोगे, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000, 6 महीना में 2,000, वैल्यू कितनी बची, 38,000। 38,000 पूरा साल यूज किए होगे, तो 3800, 3,800 और 2,000, 5,800 का डेप्रीशिएशन देना पड़ेगा। तो आज अगर डेप्रीशिएशन दोगे तो मशीन की कीमत घटेगी, तो क्या एंट्री होगी, मशीन एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू मशीनरी, क्योंकि आज हमारे पास फाइनल अकाउंट सब बन चुका है। ठीक है, फिर से बता दें, समझ गए, ये वाला बात नहीं समझ में आ रहा है भाई, छोड़ दे। अब इधर देख, अब ठीक है, डेप्रीशिएशन अब ठीक है, अगर आप 5800 का डेप्रीशिएशन नहीं दे के आए हो, आज दोगे, तो यही तो है बस, डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारे पास है नहीं, सारा नॉमिनल अकाउंट किस में बदल जाता है, पीएल एडजस्टमेंट में, यहाँ पे रीवैल्यूएशन है, और क्या है, बस इसको हटा के हमने रीवैल्यूएशन लिखा है, और क्या लिखा था। अभी समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया ना तो इसका सीधा एक कारण है, बताओ क्या, बताएं, 11 में रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा है, सीधा बात, पढ़ा होगा तो मस्ती किया होगा बस, और क्या, क्योंकि रेक्टिफिकेशन जब 11 का हम पढ़ा रहे थे तो आप उसको देखे नहीं होंगे। बीकॉम में चैप्टर फिर आएगा, अब याद करना, बीकॉम में कहाँ है सर, या फिर 11 का इस बार जब चलेगा ना रेक्टिफिकेशन तो एक बार देख लेना 11, हाँ बैठ जाना थोड़ा, और क्या, 11 का रेक्टिफिकेशन लास्ट में जनवरी के टाइम में चलेगा, तब देख लेना। बोलो हो गया, हाँ वो लिखना है, और रोक दो भाई, 1-2 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है, अगर पूछता है तो भी ठीक है, नहीं पूछता है तो भी ठीक है, हमें इसका ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको जर्नल से एकदम पक्का होना चाहिए। और याद है जब जर्नल 11 में पढ़ा रहे थे तो क्या कहा था कि जर्नल आपका सीए फाइनल तक हाथ नहीं छोड़ेगा, कहीं से भी चले जाओगे लोग तुमसे जर्नल ही पूछे, अच्छा इसका जर्नल बताओ, तो जर्नल सिखाना 1 महीने का काम थोड़े था। चलो अभी एक देखो, आपके पास सारा जर्नल पड़ा हुआ है, सारा जर्नल पड़ा हुआ है ना, अब मेरे को फटाफट से बता दो कि किस किस केस में क्या क्या अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहां डेबिट और कहां क्रेडिट हुआ है। एग्जाम्पल सम्स का ही बना रहे हैं, आप लोग इसको देखिए, बताओ पहली एंट्री में क्या हुआ था, बताते चलो हमको, रीवैल्यूएशन
क्रेडिट हुआ था। बाई कितने से हुआ था? बाई, उसका कारण क्या था? स्टॉक। कितने का था? 6000। दूसरे वाले एंट्री में स्टॉक के कारण ही हमारा क्या हुआ था? 6000 घटा था, है ना? एक बार बढ़ा था, एक बार घटा था। और क्या है बताओ? थर्ड एंट्री बताओ। बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड के कारण 1 लाख बढ़ा है और दूसरे में 5 लाख बढ़ा है। बढ़ा था, दोनों दोनों केस में बढ़ा था। बाई लैंड एंड बिल्डिंग हम घसीट के लिख रहे हैं, आप बस इसको समझ के चलिए कैसे बनता है। आगे नेक्स्ट बताओ। कैश, हाँ बैड डेट नहीं, खाली रिवैल्यूएशन जिसमें हुआ बताओ। बाई बैड डेट रिकवरी कितने से? 30,000 रुपया। उसके बाद फिर बैड डेट रिकवरी से कितना? 15,000। बैड डेट रिकवरी 15,000 रुपया। नेक्स्ट, फिर बढ़ा कितना? 40,000 ना। क्या चीज लिखा, किस कारण से बढ़ा? क्रेडिटर घट गया था। अच्छा, क्रेडिटर को हमने सेटलमेंट कम पे करवा लिया था। फिर आगे कितने से? 5,800 से कम हुआ है। क्या था ये? 5,800 डेप्रीशिएशन, या डेप्रीशिएशन बोलो या मशीन के कारण कम हुआ है। नेक्स्ट आगे, एक मशीन 40,000 की बढ़ाई थी ना। 40,000, 4 लाख से कितना से बढ़ा था? 40,000 से मशीन बढ़ा भी तो था, तो बाई मशीनरी हुआ। आप टोटल लगा के बताओ कितना का प्रॉफिट आ रहा है। फटाफट से टोटल लगाओ, बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है। टू, ये कहां जाएगा? पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। मान लेते हैं 2 पार्टनर है, इक्वल है। क्या रेट बन रहा है बताओ? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस ये घटाने के बाद 6,83,200, इसमें डिवाइड बाई 2 कर दो। 3,41,600, 3,41,600। हमने इस सवाल में अजम्पशन लगाया है कि पार्टनर 1-1 के हैं। जिस भी रेशियो में रहेंगे ऐसे प्रॉफिट आएगा तो भी बांटोगे, लॉस आएगा तो भी बांटोगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री आपकी दी हुई है तो आप पता चल सकते हैं। ठीक है, इतना दूर अगर कोई पक्की बात हो गई है तो आगे बताइए, नहीं तो फिर कुछ पूछना वछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका रीवैल्यूएशन खत्म। कितना मिनट हो गया इसमें? अरे बाप रे बाप, होकर नहीं पाएगा, एक दिन और लग जाएगा। सभी को फिर से एक बार नमस्ते। दूसरा वीडियो आ गया। हाँ मतलब ऐसे ही है। दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। अब हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं उन लोगों ने अपने पिछले कोर्स ऑफ बिजनेस में बहुत सारे रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट से बना के रखे हैं। कुछ प्रॉफिट गुल्लक बना के रखे हैं। आपके बोलचाल भाषा में बोले तो उन लोगों ने गुल्लक बना रखा है। अब इस गुल्लकों का या प्रॉफिट लॉस का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। उस प्रॉफिट में से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उस गुल्लक को फोड़ेंगे तो हम दादी का चश्मा भी बनवा सकते हैं उसमें, और अपना स्कूल का फीस भी भर सकते हैं। ठीक है साहब, तो क्यों हंस रही है? अरे सही में चश्मा टूट गया है। अर्पिता का चश्मा टूटा है ना, तब किसका टूटा है? जनरल रिजर्व वगैरह जो हमारे पास होते हैं, है ना, अगर पुराने बैलेंस शीट पे जो जनरल रिजर्व वगैरह होते हैं वो बनाया कौन है? पहले ये बताओ, किन्होंने अपना पेट काट काट के गुल्लक में पैसे डाल रखे हैं? पुराने पार्टनर। अगर इस पैसे को ना फोड़े ना करें तो इस नया पार्टनर आते ही उसका भी हक बनेगा कि नहीं बनेगा? वो कहेगा हमको भी फोड़ के दीजिए। इसलिए उसके आने के पहले ही हम क्या करेंगे, उसको दुम फोड़ देंगे। उसमें जो प्रॉफिट आएगा, चवन्नी टन्नी जो चलेगा सब बांट लेंगे, ये वाला तेरा ये वाला मेरा, ऐसे। हाँ देखो ये भी एक बात है, लेकिन वो केस बहुत लास्ट में आएगा। बोल रहे हम रिजर्व रखना चाहते हैं, तो जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किए थे वैसे इसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे। भैया इतना इसमें मेरा हिस्सा है, इतना मेरा हिस्सा है, इतना इतना प्रीमियम हमको दे दीजिए, आपका भी इसमें हक बन जाएगा। ठीक है, वो अलग की बात है, वो बाद में चलेगी। तुम्हारे लेवल में अभी वो ऐसा नहीं आएगा। फिलहाल अभी आपको जितने भी आपका लेवल में ये देगा कि जितने भी आपके रिजर्व वगैरह हैं उनको आज फोड़ दीजिए और फोड़ करके आप बांट लीजिए। ठीक है,
तो पहले हम देखते हैं कि कितने तरह का हमारे पास रिजर्व या प्रोविजन या गुल्लक होते हैं, उसके बाद एक 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 का ट्रीटमेंट सीख जाएंगे तो सबका सीख जाएंगे। तो आओ जी, सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट में ये किसका बैलेंस शीट है? पुराने पार्टनरों का। तो पुराने पार्टनरों में कौन कौन सा पार्टनर है? दिशा है, अर्पिता है, ये दो लोग पार्टनर हैं, ठीक है। इन लोगों का पार्टनर ही चल रहा है। घटिया धंधा पानी होता नहीं, खाली बैठ के मूड़ी चनाचूर होता है, ये इन लोग का चल रहा है। ये लोग कह रही है सर क्या जरूरत है, पिताजी के पास भाई बहुत पैसा है, हम लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, खर्च कर करके थक गए, खत्म नहीं हो रहा है, जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा पिताजी कमा देते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ जो हमारा दिखा रहता है, सबसे पहले दिखाएगा ईपीएफ, क्या बोलता है इसको? इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएस दिखा रहेगा। ईपीएफ, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में अभी आप कुछ नहीं जानते, लेकिन जानते हो? अच्छा हाँ, तुम लोग तो टैक्स वाले पढ़े रखे हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि इंप्लॉय लोगों के सैलरी से कुछ कुछ पैसा हम काट के रखते रहते हैं। ये पैसा किसका है? इंप्लॉय लोगों का है। तो भाई ये भले ही फंड में है, लेकिन इसको छूना भी पाप है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, तो इसको आपको देखना ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट में ये भी दिखे तो इसको मत देखना, क्योंकि ये तुम्हारा गुल्लक नहीं है, इसको भले ही तुम्हारे अकाउंट में दिख रहा है। ईपीएफ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होगा कि भाई सैलरी से कुछ कुछ पैसा काटते रहते हैं, उसके नाम से बैंक में जमा करते रहते हैं। जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसका पैसा निकाल के ब्याज के सहित उसको माला पहना के दे देते हैं कि जाओ अपने पत्नी के साथ बागवान पिक्चर बना लेना, है ना। हाँ यही होता है। उसमें देखा ही था, बागवान पिक्चर में नहीं देखा था कि अमिताभ बच्चन अपना रिटायरमेंट आईसीआईसीआई बैंक से, वो पिक्चर कम और एडवर्टीजमेंट उसमें ज्यादा था। टाटा चाय पत्ती ऐसे कौन काटता है भाई, ऐसे काट के चाय बना रहा है तुरंत, समय 5 बजे हो गया, अब हेमा मालिनी चाय बनाएंगे, एकदम काट के, रोज नया डब्बा खुल रहा है। हमारे यहाँ एक बार आ जाए तो महीनों चलता है, उनके यहाँ रोज नया पत्ती खुल रहा है। तो ईपीएफ का जो पैसा होता है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है सैलरी में से कुछ कुछ, या भी आप टैक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें से सैलरी में से कुछ पैसा काट के हम उसको गवर्नमेंट में जमा रखते रहते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, दोनों का। तो आप इसको अभी ध्यान मत रखिए, आप ये मान के चलिए कि ये पैसा गरीब मजदूरों का है। उनमें जब कोई बूढ़े काका, मोहन काका रिटायर होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनका पैसा निकाल के उनको दे देंगे। भाई क्यों, एक कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि अगर मान लो आपकी सैलरी 50,000 हो ना, जितने भी सैलरीड पर्सन है ये एकदम महसूस करके देख लेना, या तुम उनसे पूछोगे तो। और एक कहानी है नमक का दरोगा, पढ़े हैं आप लोग? नमक के दरोगा में पंडित अलोपी दीन है, वो कहते हैं कि देखो मासिक जो आय होती है पूर्णमासी का चांद होता है, भाई जब मिलता है बड़ा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो जिनको जितनी सैलरी मिलती है वो उतने में घर परिवार चलाते हैं। किसी की सैलरी 10 लाख रुपए भी है ना, तो उसको इतना ईएमआई भरना है, घर खरीद लेगा तो बिल्डिंग खरीद लेगा, उसको मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। और यही सीखना है, पैसा आप कम भी कमाएंगे लेकिन अगर मैनेजमेंट करना आता है तो आप कुछ ना कुछ बचा ले जाएंगे इन्वेस्टमेंट करके। जिसको ये नहीं आता उसको क्या लगता है मालूम है कि सैलरी मिली है तो हमने क्या करना है, खर्चा करना है, एंजॉय करना है, ठीक है ना। एक नया ट्रेंड आया है बाजार में, तुम लोग पता ही होगा, अभी तक छोटे को नहीं भी पता हो सकता है। जितने भी हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इतना माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है, और क्या नाम है ना, उसके बड़े भाई है ना, पत्नी और देवरानी जेठानी नहीं है, उनके घर में पूरे 1 महीना कभी खाना नहीं बनेगा, ये गारंटी है। उनके यहाँ आज हम रोटी बना ले रहे हैं और जोमेटो से आप सब्जी मंगा लीजिए, ये चलता है। इतना गंदा चीज हो गया है कि सब्जी वहां से मंगा लिए, रोटी यहाँ बेल देंगे, रास्ते में आते समय कहीं होटल की दुकान से 4 रोटी खरीद के लाके, इतना मतलब जीवन किस तरह से चल रहा है सोचो। हम लोगों के घर में जब छोटे थे, मम्मी थी, तबीयत खराब है लेकिन वो बैठ के किसी ना किसी तरह खाना बना देते थे, कि वो ऑप्शन नहीं था। अभी लड़की लोग को थोड़ा भाई थक जाते हैं, क्या करें, मोबाइल चलाते चलाते घसकाते घसकाते कितना घसकाएगा, तो थक जाता है, यहाँ घिसका घिसका के उंगली घस गया बहुत लोगों का। तो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का इसीलिए बनाया गया था कि जितने लोग भी होते हैं सैलरी पूरा खर्च कर देते हैं, तो जब जीवन खत्म हो जाता है, 60-65 का उम्र हो गया, बच्चे धोखा दे दिए, अनाथ आश्रम में भेज देंगे, तो यहाँ से निकलेगा पैसा। तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा ना आ जाए। जब पीएफ का पैसा आ जाता है, गाड़ी खरीद लेते हैं, तब बोलते हैं 6 महीना तुम बड़े भैया के साथ रहना और 3 महीना मेरे यहाँ और 3 महीना अनाथ आश्रम में रहना, जैसे भी रहना ऐसे एडजस्ट कर। तो ईपीएफ का पैसा इसलिए रखा जाता है कि जब रिटायरमेंट होती है तो उनके हाथ में कुछ मिले और वो कुछ जीवन को ठीक ढंग से चला सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टाफ होते हैं।
इनकी सैलरी 15,000 है, 10,000 है। अभी तो आप सैलरी देखते हैं, एक आदमी की सैलरी 2-2 2.5 लाख रुपए है ना। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था भाई, 5,000 7,000 की सैलरी होती थी। अभी तो भाई मूल्य इतना बढ़ गया, सब चीज का सैलरी भी बढ़ गई, सब तो जो भी है। तो ईपीएफ को आप नहीं छुएंगे। इसके अलावा क्या दिखेगा आपको, एक जनरल रिजर्व दिखेगा या रिजर्व फंड दिखेगा। जनरल रिजर्व दिखता है और इसका नाम आप जानते हैं रिजर्व फंड भी दिखता है। एकदम शुद्ध लाभ का पैसा यहां निकाल के रख दिया जाता है कि हमको कभी भविष्य में जरूरत होगा तो इसको हम खर्चा करेंगे। ये हमारे कोर्स में इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज तुमको दिखेगा, एक दिखेगा पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट हुई थी हमने उसको पीएल अकाउंट में छोड़ रखा है, उसको बांटा नहीं है। ये भी गुल्लक की तरह ही है, पीएल अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, ओके। इसके अलावा आपको दिखेगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। कॉम्पेंसेशन फंड इसका मतलब ये देखो, इसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। ये जो हमने अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के डाला है ना, ये किस लिए डाला है, एक बार पहले भी चर्चा हुई थी इसके बारे में, फिर से बताते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इधर थोड़ा गवन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़ा बड़ा जिनका फैक्ट्रीज है, अभी हम पिछले कुछ दिन की बात बताएं, 4-5 साल पहले, ज्यादा थोड़ा और पहले 5-6-7 साल पहले हम जा रहे थे पंजाब, तो लुधियाना जा रहे थे, तो ट्रेन में एक लड़का मिला, तो उसके पास भोजन आदि था नहीं, बहुत लंबा ट्रेन, बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, खाना वाना जो लिया था खत्म हो गया था, मेरे पास था तो फल वल कुछ पड़े थे, तो हमने कहा चलो शेयर कर लेते हैं। और मेरा ट्रेन जब भी आता है तो कानपुर होके जाता है, लुधियाने वाला ट्रेन, तो कानपुर में दीदी का घर है, तो वहां से खाना आ जाता है। तो हम 2 बार खाना यहाँ से लेके आते हैं, 2 बजे तक वहां पहुंचते तो वहां भी खाना मिल जाता है। तो मेरे पास भरपूर खाना था, हमने उसको ऑफर किया खाओगे, तो बोला ठीक है। तो बातचीत हुई, तो क्या होता है कि लुधियाना में एक फैक्ट्री है एवॉन, जो साइकिल बनाती है और जिम का इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाती है, ट्रेडमिल वगैरह सारा चीज बनाती है। तो बातचीत हुआ, परिचय हुआ, बोला कि आओ लुधियाना ही जा रहे हो तो लुधियाना आओ, फैक्ट्री तुमको घुमाएंगे। तो हमको लगा ठीक है। अब मेरे अंदाज में था फैक्ट्री कितनी बड़ी होगी भाई, या कितना बड़ा होगा, यहाँ से तुम्हारा स्कूल इतना बड़ा फैक्ट्री होगा। हम सोचे बहुत बड़ा फैक्ट्री, में दिमाग में ही था। तो हम गए, तो पहली बात तो गेट पे घुसने ही नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि भाई कौन कहाँ से क्यों फैक्ट्री में घुसे जा रहे हो। उन्होंने बताया ये आदमी है, बुलाया, बोला अच्छा उनको बुलाया, उनसे पूछा, बोला हाँ एंट्री करवा। तो वो आके हमको लेके अंदर गए, फैक्ट्री दिखाया। फैक्ट्री कितना बड़ा था मालूम है, यहाँ से लेकर के टॉबिन रोड से ज्यादा, मतलब फैक्ट्री है वो, इतना बड़ा फैक्ट्री है। अंदर बोला चाय आएगा, चाय मंगाया, चाय आएगा, टोटो से चाय लेके आया है। हाँ, हम बोले कि भाई यही अगल बगल कहाँ कैंटीन है पता नहीं, ठीक है, टोटो से वो चाय लेके आया। अच्छा ठीक है, टोटो से चाय लेके, हम बोले फैक्ट्री देखना चाहते हैं। तो अब निकले तो अलग अलग सेक्शन बना रखा है, यहाँ रिपेयरिंग का है, यहाँ फिनिश गुड रखा है, यहाँ रॉ मटेरियल रखा है, ऐसे। हाँ नहीं, टोटो में नहीं, हम पैदल ही निकले उसके साथ घूमने के लिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 सेक्शन, क्या क्या चीज देखे उस फैक्ट्री में, सोचो स्ट्रीट लाइट लगा है फैक्ट्री के अंदर, स्ट्रीट लाइट लगा है, जैसे तुम्हारे गली गली में लगा था स्ट्रीट लाइट, लिखा है स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर से ऊपर मत चलाइए। मतलब सोच रहे हो घर है वो पूरा, फैक्ट्री इतनी बड़ी फैक्ट्री। अच्छा एक लोगों का नहीं, वही होंडा का भी फैक्ट्री है, हीरो वालों का, होंडा वालों का, बहुत सारा बड़ा बड़ा फैक्ट्री। तो हम ये क्यों एग्जांपल दिए, ऐसे जगह पे क्या होता है कि हमारे पास स्टाफ कितने होंगे अंदाजा लगा लो। ये जब छुट्टी होती है ना, मतलब शाम को 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो रही है, तो रास्ता जाम हो जाता है पूरा, क्योंकि एक फैक्ट्री थोड़े ना है वहाँ, वो इलाका इंडस्ट्रियल एरिया पूरा है ना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नाम ही है उसका, फोकल पॉइंट, ऐसे ऐसे बहुत जगह है। तो जब स्टाफ छूटते हैं रात को 5 बजे साढ़े 5 बजे, सब बिहारी और यूपी वाले वहां भरे पड़े। पंजाब में पंजाबी कम है, ये बात तुम्हारे भ्रम में होगा कि पंजाबी वहां ज्यादा है, यूपी बिहार वाले भरे पड़े। अगर यूपी बिहार वाले पंजाब छोड़ दे, पंजाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले वही लोग हैं। तो वो निकलते हैं, पूरा रास्ता जाम। अब इसमें क्या होता है, जहां इतने इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, वहां दुर्घटना होना बहुत साधारण बात है, ठीक है ना। रात में नाइट ड्यूटी चल रही है, अभी तुमको वीडियो दिखाएंगे आज, वीडियो देखना उसमें भेजेंगे, रात के 2-2:30 बजे है, और एक वीडियो है वो घर का ही है वीडियो, जान पहचान के लोग का है, तो वो कैसे मेहनत करते हैं और देखना। तो अब उसमें क्या होता है, रात बिरात कौन किसके क्या साथ दुर्घटना हो जाए, हाथ में चोट लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए, तो उनको, उनके परिवार वालों को एक ऑप्शन रहता है कि उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। हालांकि ये तो पार्टनरशिप फर्म है, हम आपको कंपनी की बात बता रहे हैं, और बड़ा फर्म है, एवॉन तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये तो पार्टनरशिप फर्म है।
यहाँ भी अंदाज बना के रखो, 20-25 स्टाफ होंगे हमारे पास, उनको चोट चपेट लग जाता है तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ जाता है ना, कि भाई इनको घर का खर्चा नहीं आ पाएंगे, हाथ कट गया, मशीन में उंगली चली गई तो पूरा हाथ ही कट गया, ऐसे हो जाता है। तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक रिजर्व बना के रखा रहता है। ये किस काम के लिए रखा गया है? जब उनको वर्कमैन को कॉम्पेंसेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये स्पेशल रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज तुमको और मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट, हालांकि ये सब चीज अभी आप समझेंगे नहीं, आप थोड़ा सा समझ के रखिए। फ्लक्चुएशन, यहाँ पे ए भी रहेगा, फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो होता है ये भी एक बनता है। गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट कौन सा एएस है हमारा? एएस 13। जब एएस 13 आप पढ़ोगे ना तो ये सब चीज और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वो इन्वेस्टमेंट पढ़ाना नहीं है, एएस 13 पढ़ाना नहीं है। जब एएस 13 पढ़ाएंगे तब उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी आप समझो, हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। दो तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चलो थोड़ा बता ही देते हैं एएस में क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मेरे पास में शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं, शॉर्ट टर्म समझ में आ गया कि भाई एक साल के अंदर जिनको हम हटा देते नहीं। अच्छा, ये भी बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट में दिमाग में गलत बातें, आप एकदम सही बात पकड़ के चलिएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे मानते हैं? अब तक आप क्या पढ़ के रखे कि एक साल के अंदर अगर हम जो खत्म कर देंगे वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म, और एक साल से ज्यादा रखे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। जब आप एएस पढ़ेंगे एएस 13 तो वहां पे इस बात का एकदम खुलासा हो जाएगा। जब हम इन्वेस्ट, तुमको अभी बता दे रहे हैं, खैर तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी जान के रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर के क्लास में जाएंगे वहां से ये चार्टेड जो पढ़ाएगा वो बोलेगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार हम तो कुछ नहीं जानते थे। अगर हमने जिस दिन खरीदा है, जिस दिन, आज जैसे आज कितना तारीख है? 18 तारीख है। आज कितना तारीख है? 18 किसका क्लास है? 11 है। तो अभी तो 12 का क्लास खत्म होने वाला है। एक मिनट रुकने इसको। तो यहाँ पे क्या बताया? हाँ, बता रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? खरीदते समय हमारी भावना देखी जाती है। अगर मेरी इच्छा है इस इन्वेस्टमेंट को हम 12 महीने के अंदर बेच देंगे तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म। भले हम ना बेचें, 12 महीने बाद मेरी इच्छा नहीं है बेचने की, फिर भी वो क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म ही रहेगा। यानी ये कब तय होता है? जब हम खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भाई, लेकिन अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते समय ही पहले से प्रोग्राम बना लिया कि इसको हम 12 महीने 6 महीने 12 महीने से ऊपर बाद बेचेंगे, लेकिन मेरी इच्छा बन गई कि हम 6 महीने बाद ही बेचें, तो भी ये लॉन्ग टर्म है। यानी कौन से बात डिसाइड करता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? खरीदते समय मेरी इच्छा। खरीदते समय मेरी इच्छा जो है वो देखी जाती है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बेचने के लिए सोच के खरीद रहे हैं या लॉन्ग टर्म। जैसे हमने अभी एक शेयर खरीदा, एसबीआई का शेयर खरीदा, हमने सोचा इसको 5 साल तक रखेंगे। 4 जून को उसका प्राइस 905 रुपए चला गया था। हम खरीदे थे 600 रुपए में, 607 रुपए में हमने खरीदा था, 905 रुपए चला गया था। हमने इसको लॉन्ग टर्म सोच के खरीदा था और इसको अपने बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर हमने उसको वहां बेच दिया तो कहां रहेगा? वो लॉन्ग टर्म से ही घटेगा। तो ये होती है कि आप खरीदते समय कैसी इच्छा रखते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म। नहीं तो जनरली आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि भाई 12 महीने पढ़ते हैं ना, 12 महीने के अंदर बेचने की इच्छा से अगर हम खरीदते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और 12 महीने से ऊपर की बाद बेचने की इच्छा रख करके अगर हम खरीदते हैं तो क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। भले हम 3 ही महीना भी बेच दें, हम नेक्स्ट डे बेच दें, लेकिन वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म। और हमने शॉर्ट टर्म खरीद के रखा है, 10 साल तक रखे हैं, इच्छा खरीदते समय ले ली थी कि भाई ये हम उसको शॉर्ट टर्म में क्या जरूरत है, हम नहीं बेच रहे हैं, नहीं दिक्कत है, हम उसको शॉर्ट टर्म कंसीडर करके रखें। समझ में आ गया बात? तो एएस 13 में कहा था 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है। आपके लेवल से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सुन लो, दिमाग में रहेगा, कहीं पढ़ा ही रहेगा। तो एएस 13 में बोलता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, आज जब साल खत्म होता है तो इसका वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये सोच के किया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में क्या देखा जाता है?
कि भाई दाम दो तरह का लॉस हो सकता है, एक टेम्पोररी लॉस होता है, एक परमानेंट लॉस होता है। दो तरह का लॉस होता है भाई, शेयर का दाम टेम्पोररी घटा बढ़ा है कि भाई एकदम ही लॉस हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान। ये बहुत डिटेल में आप उसमें पढ़ेंगे AS13 में, इन्वेस्टमेंट चैप्टर या AS13 में, दोनों चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर टेम्पोररी लॉस है तो हम कुछ भी एंट्री नहीं करते, कॉस्ट पे दिखा देते हैं, किसको, जितना खरीदा उस वैल्यू पे दिखाते हैं, भाई घट बढ़ रहा है हमें से क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई परमानेंट लॉस हो जाता है लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, वो ये लो, ठीक है ना। परमानेंट अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। इतना डिटेल आपको नहीं समझना है, खाली आप ये समझ के चलिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि इसका वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, रिजर्व बना लेते हैं। आपके लेवल में इतना छोटा है, जब आप बड़े लेवल में जाएंगे तब वहां लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, परमानेंट लॉस, टेम्पोररी लॉस, ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप मान के चलो कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट होगा और उसका अगर कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए हम अपने प्रॉफिट में से उस लॉस से बचने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में बना के रखते हैं। हो गया समझ में आगे बात, इतनी बात समझ में आई है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका यही आएगा, ठीक है। अब आगे चलें, लॉस, ये सब तो सारे प्रॉफिट की चीजें दिखाई। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में क्या आएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये कहलाता है लॉस। अगर इस तरफ आपके कुछ दिख रहा है तो ये क्या है, एक लॉस है। बात समझ में आया। अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, पीएल अकाउंट का बैलेंस लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। भाई एकदम इलाज नहीं है क्या इसका, एकदम शांत बैठता है, आप बोलते रहिए हम सुन रहे हैं। ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये क्या है, लास्ट ईयर कुछ लॉस हुआ था, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ में दिख सकता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब ये आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, इसको तो आप पहचानते हैं, अमिताभ बच्चन से हमने प्रचार कराया है। 7.5 लाख रुपए यहां दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, है ना। फिक्टिशियस एसेट दिखता रहता है। और क्या आ सकता है, मान लो मेरे पास कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी मतलब समझते हैं ना, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, धंधा शुरू होने के पहले का खर्चा, ये क्या हमारा होता है, फिक्टिशियस एसेट। तो इस तरह पीएल सस्पेंस भी या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलकर रहेगा, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये लॉस है। इस लॉस पे किसका हक है, लॉस पे किसका हक है बताओ, पुराने पार्टनरों का। तो ये किस में बटेगा, ओपीएसआर में। इस प्रॉफिट पे किसका हक है, पुराने पार्टनरों का। ये कैसे बटेगा, ओपीएसआर में। यानी प्रॉफिट और लॉस हमें ऐसे ही बांटने पड़ेंगे। तो इसमें एक एक की चर्चा करनी पड़ेगी। अब एक एक की चर्चा में आप तैयार हैं तो बताइए, हम बताते हैं। चले, क्या बोल रहे हैं, समय समाप्त हो गया है, नहीं कुछ 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 तो पढ़ाएंगे। आप देखिए, जनरल एक्सपेंस, जनरल रिजर्व, पीएल और पीएल, इन तीनों की एक तो पहले हम छोटा छोटा चीज सीख लेते हैं। आपके पास बचेगा जो वर्कमैन वाला, ये भी अगर बचेगा तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे, आगे बताएंगे। सुनो ध्यान से। तो अभी हम लोग जो नॉर्मल है उसको बांट लेते हैं, बिठाए तो हो फोटो लिया, छोड़ दो, जाए दो, कोई दिक्कत भी नहीं हमें। अब एक एक करके लेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ध्यान से सुनो, जनरल रिजर्व का नेचर क्या होता है, पहले ये बताइए। जनरल रिजर्व का नेचर क्रेडिट यानी प्रॉफिट का पार्ट है। आज जनरल रिजर्व को बांटना है, दो पार्टनर हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं, दिशा है और अर्पिता है। ये दो पार्टनर हैं, इन लोगों ने जनरल रिजर्व बना रखा है। आज बांटना है, जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व को खत्म किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो जितने भी अमाउंट का है, टू किसके पास जाएगा, इसको दिशा के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम डालेंगे, और टू अर्पिता के कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल देंगे। एंट्री आपकी कॉपी में लिखी हुई है, शीट में जो दिया है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास पीएल का कोई पीएल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी प्रॉफिट वाला पार्ट पड़ा है, पीएल में अगर कोई प्रॉफिट वाला पार्ट पड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसको भी बांट दोगे, और किस रेशियो में बटेगा, ऑलवेज ये ओपीएसआर में, ठीक है। दूसरी बात, अगर पीएल का डेबिट बैलेंस है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, दिशा का कैपिटल से पैसे कटेंगे और अर्पिता के अकाउंट से कैपिटल कटेगा, और टू ये क्या हो जाएगा, पीएल का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है सारा, आप घबराना नहीं कि कैसे क्या होगा, ठीक है।
तो मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल प्रॉफिट लॉस है ये हो गया। मिटाएं इसको, मिटाएं। अब एक चीज समझो, मेरे पास में जैसे लॉस बांट दिया, ऐसे ही और भी एक तरह का लॉस पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको बताओ? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और क्या था? प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये तीनों लॉस इन लोग खा लिया, ये दोनों प्रॉफिट है इन लोग खा लिया, ये जनरल प्रॉफिट था। अब केवल दो बातें बची हैं, कौन कौन सा? एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और एक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तैयार हो तो बोलो बताओ, और नहीं तो फिर अगले दिन जैसा बोलो। अगले दिन हम सोचे थे अगले दिन फुल लेंथ का सवाल शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है अगले दिन, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके जाइए उसके बारे में। ये इतना दूर तक तो पक्का हो गया, अभी आपको कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं है, यहां से खाली पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, आप पहले इसको पढ़ते हैं। ऊपर देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नहीं पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज any general reserve, reserve fund, balance of profit and loss account appearing in the balance sheet। एडमिशन के टाइम में हमारे बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और कोई भी पीएल का बैलेंस दिख रहा है तो मस्ट बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो कौन जिम्मेदार है? ओल्ड पार्टनर, उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। द न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ सच रिजर्व और प्रॉफिट्स। नया पार्टनर को उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान तो छिपा नहीं है भाई। ये गुल्लक, नफा, नुकसान, अच्छा नुकसान मान लो नफा नहीं दे रहा, नुकसान में भविष्य में नुकसान होगा, नुकसान का पैसा मांग ले भाई, ये अपने प्रीलिमिनरी या एडवर्टीजमेंट का खर्चा तुम भी दो। तुम ये बिजनेस में तुम एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा हुआ है, 4 साल तक ये एडवर्टीजमेंट पलेगा, तुम भी तो धंधा में आ जाओगे, तुमको भी तो लाभ मिलेगा, तो तुम भी दो। तो क्यों नहीं देता है वो कहेगा महाराज जो पैसा खर्चा किए हैं उसी पैसे से आपका गुडविल बना है, और गुडविल का हमसे पैसा ले ही रहे हो, तो फिर अलग से भी एडवर्टीजमेंट का भी पैसा दें? नहीं देगा। समझ पा रहे बात को? कहेगा भाई जो खर्चा आपको करना था, अमिताभ बच्चन को बुलाया या जिसको भी बुलाया, आप खर्चा बनाए, खर्चा करके आप अपना गुडविल तैयार किए, तो गुडविल का पैसा तो हम दे ही रहे हैं, तो फिर अलग से हम खर्चा थोड़े ना देंगे। समझ में आ गया बात? इसलिए नहीं देता। तो यहाँ पे कह रहा है कि एज द देयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये किसने अर्न किया है? ओल्ड पार्टनरों ने। मिलेगा किसको? ओल्ड पार्टनरों को। बोलता है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग जनरलिटीज हैज टू बी रिकॉर्डेड। क्या लिखा है दोनों? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हमने दो ही लिखा है, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व को एक ही मान के चलेंगे, रहेगा तो दिखा देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। नंबर 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स। अगर कोई लॉस है तो एंट्री क्या हो रही है? देखो नीचे एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल का लॉस बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको भी कर देंगे, इसी को तो बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़े 11 में। आगे आइए, थर्ड नंबर, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस और स्पेसिफिक रिजर्व। अब कहता है कि कोई स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब कोई विशेष काम के लिए बनाया गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए और या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये तो स्पेसिफिक रिजर्व है। इसके लिए क्या करना? फॉर एन द फर्म में हैव क्रिएटेड सम स्पेसिफिक रिजर्व नेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू मीट सर्टेन फ्यूचर ऑब्लिगेशन। भविष्य हमारे ऊपर कुछ क्लेम आ सकता है, इसके लिए हम कुछ रिजर्व बना के चलते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर सच रिजर्व मे बी एक्सेस ऑफ ऑब्लिगेशन सच एसेस विल बी ट्रांसफर्ड। ये आगे की बात बता रहे हैं कि अगर एडमिशन के टाइम में जितने का क्लेम हो सकता है उससे ज्यादा रिजर्व है तो हम बांट देंगे, कम है, ज्यादा है, बराबर है, ये सारे केस हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो हम मेरे अगले पास दिन क्या होगा कि हमारे पास में रिजर्व में पैसा पड़ा है, मान लो वर्कमैन की बात कर रहे हैं हम, अभी सुन लो थोड़ा सा, अगले दिन इसको एक्सप्लेन सुनाइए। हमारे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में हमने 1 लाख रुपए रखा है और मेरा क्लेम कुछ नहीं है, जीरो क्लेम है, तो ये 1 लाख रुपया पूरा फ्री हो गया कि नहीं? 1 लाख रुपया का हमने रिजर्व बना रखा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का, लेकिन अभी तक कोई क्लेम नहीं है, उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तो ये 1 लाख रुपया पूरा फ्री हो गया। गुल्लक फोड़ो और पार्टनरों में बांट दो, ठीक है। एक केस ये बन गया। दूसरा केस बनता है कि 1 लाख का रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में फंड में पड़ा हुआ है, 50,000 का क्लेम है, तो 50,000 रख के 50,000 फ्री हो गया, पूरा बांट दो, 50,000 बांट दो। तीसरा केस हो सकता है कि 1 लाख का मेरे पास प्रोविजन है
और 1 लाख का ही क्या है, क्लेम है, तो कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रख दो। 1 लाख का मेरे पास प्रोविजन है और 1,20,000 का क्लेम है, तो क्या करेंगे, इस गुल्लक को छू नहीं सकते, 20,000 और चाहिए, वो 20,000 कहां से लेंगे, हाँ पार्टनरशिप कहां से ले लोगे। सुनो मेरी बात, अभी अगले दिन की टॉपिक है, 1 लाख रुपया मेरे पास गुल्लक में पड़ा हुआ है और क्लेम 1,20 का दिख रहा है, तो 1 लाख रुपया तो गुल्लक से भरपाई कर देंगे, 20,000 रुपया में और चाहिए, उसको लेने का केवल आपके पास एक ही जगह है, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है और वो जितना भी आज के डेट में प्रॉफिट लॉस होगा कहां से लेंगे हम, रीवैल्यूएशन से। ये हो गया चारों केस कि अगर ज्यादा हो गया, कम हो गया, बराबर हो गया, ये कम नहीं हो गया। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, तो इन दोनों के बारे में अगले दिन चर्चा चलेगी और मेरे ख्याल से अगले दिन तो किसी भी हाल में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फुल लेंथ का सवाल बनेगा, फुल लेंथ में आपके पास 60-70 सवाल दिए जाएंगे, तो आपको उसमें खूब मेहनत करना है और पूरा हो जाएगा, मतलब और 4 क्लास, मैक्सिमम 4 क्लास, आज को छोड़ के मैक्सिमम 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।